बिल्कुल सर। आपने इतिहास का ज़िक्र किया सर, अभी आप तो उस टाइम सरकार में भी महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं। अ, मनमोहन सिंह जी पर भी प्रेशर आया था कि ईरान से तेल लेना बंद करें। बराक ओबामा ने कहा था, हिलरी क्लिंटन के माध्यम से जानकारी दी गई थी। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो साफ इनकार कर दिया था कि यूएस के जो सैंक्शंस हैं, वो यूएनओ के सैंक्शंस तो नहीं है। तो हम लोग इलीगल सैंक्शंस की वजह से क्यों अपना अपना फ़ायदा छोड़ें? लेकिन आज तो स्थिति उससे दूसरी है सर। देखिए, जो 2008-9 के अंदर ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया और बाद में ईयू ने उसका साथ दिया और भारत के ऊपर यह दबाव डाला कि आप ईरान से तेल लेना बंद करो। और उस वक्त अमेरिका के पास जो कंट्रोल था, वो बैंकिंग के ऊपर कंट्रोल था, क्योंकि दो देशों के बैंक जब आपस में लेन देन करते हैं तो वो स्विफ्ट प्रणाली का यूज करते हैं। स्विफ्ट प्रणाली अमेरिका के कंट्रोल में थी। तो अमेरिका ने बोला कि अगर कोई भी देश या कोई भी बैंक ईरान के साथ लेन देन करेगा तो उसको स्विफ्ट प्रणाली से बाहर कर देंगे। यानी आपके पास किसी भी देश से अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन करने की पावर चली जाएगी। ये अमेरिका ने किया और इसके दम पे सैंक्शन लगाए। ये बात भारत के साथ भी आई। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहले फेज में तो, चूंकि अब बैंकिंग प्रणाली उनके पास थी, तो तेल का अपना खरीदारी को कम किया। लेकिन जब ईयू के जो ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट यहाँ आए, तो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बोला कि हम आपसे चाहते हैं आप सैंक्शंस के ऊपर अमल करें। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि भारत ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा। और ये बोलने के बाद हमने तेल खरीदना जारी रखा। लेकिन समस्या दूसरी थी। समस्या ये थी कि आप तेल तो खरीदोगे, पेमेंट कैसे करोगे? क्योंकि अमेरिकी बैंक तो स्विफ्ट के। तो दो काम किए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस वक्त। एक काम किया कि उन्होंने एक नई बैंकिंग प्रणाली डेवलप की जिसके अंदर भारत और ईरान का रुपए में ट्रेड हो सकता है। वो प्रणाली उन्होंने यूको बैंक को सेंटर में रखा। सारा पैसा यूको बैंक के पास आता था। यूको बैंक को फायदा होता था, रुपए के अंदर ट्रेड होता था और रुपए का जो जो सरप्लस वैल्यू थी उससे भारत के बाकी एक्सपोर्टर, फल के, सब्जियों के, मिनरल्स के, ये भारत के जो एक्सपोर्ट जाते थे उनको फायदा पहुंचा। ये एक काम किया। दूसरा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दुनिया में डिबेट शुरू की। उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका के इस कंट्रोल को तोड़ना होगा और वहां से ब्रिक्स का जन्म हुआ। और ब्रिक्स में फिर पैरेलल प्रणाली के ऊपर काम हुआ और आज दुनिया के पास अमेरिका की स्विफ्ट प्रणाली के अगेंस्ट ब्रिक्स की अपनी प्रणाली है जिसको CIPS बोलते हैं। यानी अमेरिका अगर बैंकिंग पे कंट्रोल कर भी देता है तो पेमेंट सिप्स के थ्रू हो जाती है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने शुरुआत की थी और भारत इसका हिस्सा था। और आज जब भारत के अब जहाज आ रहे हैं या चीन के जहाज आ रहे हैं या पाकिस्तान के आ रहे हैं तो पेमेंट कैसे हो रही है? अब पेमेंट सिप्स के थ्रू हो रही है। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सिर्फ ये नहीं किया कि उन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी। उन्होंने अमेरिका की बात का विरोध तो किया, लेकिन बैंकिंग रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी में नया सिस्टम बनाना और जो अमेरिका के खिलाफ देश खड़े हो सकते थे 5 बड़े देश, उनको जोड़कर ब्रिक्स बनाया और उस ब्रिक्स ने अमेरिका के प्रभाव को कम करने के लिए अपनी अलग बैंकिंग प्रणाली बनाई, अपना बैंक बनाया जिसको ब्रिक्स बैंक बोलते हैं और डी-डॉलराइजेशन प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया कि डॉलर पे निर्भरता कम हो, कि डॉलर में हमारा बहुत पैसा जाता है। अफसोस ये है कि नरेंद्र मोदी ने G20 का अध्यक्षता लेते ही सबसे पहला काम डी-डॉलराइजेशन को अपने एजेंडा से हटा दिया। यानी ब्रिक्स जो पिछले 12-13 साल से डॉलर को कमजोर करने के लिए काम कर रहा था, वो एजेंडा से हटा दिया और आज हो क्या रहा है? अब आप देखिए डॉलर में हम क्या भुगत रहे हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो योगदान थे वो दुनिया में जो इकोनॉमिक दुनिया वो समझती है। समस्या ये है कि बीजेपी उसको नहीं समझती हो या समझना नहीं चाहती है और पूरे सिस्टम को आपने कमजोर खुद कर दिया। जो ब्रिक्स की उपलब्धियां थी वो आपने खत्म कर दी है। तो आप ये कह रहे हैं सर, अभी जो लेन-देन हो रहा है हमारा ईरान से, अगर हमारे होर्मुज़ से हमारे जो शिप्स आ रहे हैं, उसमें हम लोग जो पैसा, जो चर्चा चल रही है कि भई वहाँ पे कुछ टोल दिया जाए, वो उसी स्विफ्ट तो खैर अमेरिका का, हम लोग उसी के थ्रू दे रहे हैं जो डॉक्टर साहब ने बनाया था? नहीं, देखिए 2 चीजें हैं। एक, ईरान ने 3 कैटेगरी में देशों को बांट दिया। एक कैटेगरी में उसके पास भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, एक देश और उसने रखे। इन देशों को कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है।
इनके जहाज वो अलाउ कर रहा है। जी। दूसरे लोग हैं जो न्यूट्रल देश रहे, जिनके साथ इसका संबंध नहीं रहा, उनका वो $2 मिलियन तक ले रहा है। $2 मिलियन मतलब हो जाता है करीब 18 करोड़ रुपया। नहीं, हाँ, ठीक है ना? तो वो उनसे वो वसूल रहा है। और तीसरे देश हैं जो दुश्मन देश मान रहा है उसको, उनके तो किसी भी कीमत पे वो जहाज अलाउ नहीं कर रहा है। अब जो दूसरे देश हैं, वो जो बैंकिंग प्रणाली यूज़ कर रहे हैं, वो सिप्स प्रणाली है जो ब्रिक्स ने दी है और युआन में पेमेंट हो रही है। तो फ़ायदा तो चाइना को हो रहा है। और जो सिप्स प्रणाली हमारी देन है, ब्रिक्स की देन है, उससे हम महरूम, हम उसका क्रेडिट लेने में पीछे रह गए। लेकिन हम्म। ईरान आज उसी के दम पे आज जो टोल वसूल रहा है होर्मुज में, वो उसी प्रणाली के थ्रू वसूल रहा है। और ये तो बात जितनी बड़ी चोट अमेरिका को इसकी लग रही है, वो तो ट्रंप जानते हैं। इसलिए वो बौखला रहे हैं ना कि आप देखिए कि अब जिस जिस होर्मुज की जो स्ट्रेट है, वहां से जहाज फ्री में जाते थे, आज वो एक जहाज का $20 मिलियन ले रहा है ईरान। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान दुनिया का हो रहा है। पूरा और वर्ल्ड का ईरान, हो रहा है। जी, तो ये चीज़ जो है, ये हमारी देन थी, जिसको ये सरकार ने नकारा है। मतलब डी-डॉलराइजेशन के खिलाफ और ब्रिक्स कंट्रीज को साथ लाने के लिए एक ऑल्टरनेटिव लेन-देन की व्यवस्था करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल विश्व भर में डॉक्टर मनमोहन सिंह का और भारत सरकार कर रहा है उस ज़माने में। बिल्कुल, बिल्कुल, ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया था 2008-9 में, वहाँ से ये चीज़ें बननी शुरू हुई। लेकिन मोदी जी उसको छोड़ के अमेरिका और इज़राइल की गोद में जाने के लिए तैयार हो गए, चले गए। और अब समझ में आ रहा है, ईरान तो गिरा नहीं। अब समझ में आ रहा है, अरे ये हुआ क्या? जो कुछ अमेरिका ने, इज़राइल ने दावे किए तो झूठे निकले। अब आप देखिए, कल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, वो क्या बोल रहे हैं कि हम ईरान को पाषाण युग में वापस भेज देंगे, स्टोन एज में। देखिए सर, कैसी अब आप भाषा है सर। देखिए, ईरान वो देश है जिसकी सभ्यता उन्नत थी, मॉडर्न थी उस वक़्त जब अमेरिका और यूरोप स्टोन एज में थे। ईरान बिल्कुल नया सर, देश सही। नहीं है। वो स्टोन एज का जो जुड़ाव है, वो तो अमेरिका और यूरोप के साथ है। आज से 3000 साल पहले भी ईरान डेवलप्ड कंट्री था। आज से 3000 साल पहले भी टेक्नोलॉजी में, शिक्षा में, ज्ञान में वो आगे था। तब वहाँ पे स्टोन एज था। लेकिन इस ऐतिहासिक उसको छोड़ दीजिए, उस स्टोन एज में वापस भेजने की बात कर रहे हैं। वो ईरान नहीं जाएगा स्टोन एज में, वहाँ दिक्कतें आएँगी, बिल्कुल तय बात है। पूरी दुनिया के लिए दिक्कतें आएँगी। उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रद्द कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन जो ईरान के राष्ट्रपति ने कल चिट्ठी लिखी अमेरिका के लोगों को, उसके अंदर ये स्पष्ट उन्होंने बोला कि भई ईरान ने कभी भी किसी दूसरे देश पे हमला किया ही नहीं। ईरान कम से कम जब से अमेरिका बना है, तब से उसने कहा कि हमने कभी किसी पे हमला नहीं किया। ईरान एक साइंटिफिक कंट्री है, वुमेन लिटरेसी वहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा है। वहाँ की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती हैं। सैंक्शंस के बावजूद वो इतना स्ट्रॉन्ग देश बना हुआ है, तो कुछ तो उस देश के अंदर होगा। लेकिन अमेरिका, इज़राइल के प्रोपेगेंडा मशीनरी ने उस देश को कठमुल्ला देश बना के दिखाया पूरी दुनिया को, कि वहाँ तो जो है मौलवी हैं, वहाँ तो अब ठीक है, मैं बिल्कुल बुर्के के उसके प्रथा के मैं पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन जी। पूरी दुनिया में केवल एक इश्यू पे ईरान नहीं था ना। वो एक इश्यू को छोड़कर बाकी चीज़ों में ईरान के यहाँ जो जो शिक्षा का स्तर था, जो महिलाएँ डॉक्टर और साइंटिस्ट बनी हैं, इंजीनियर्स बनी हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसके इनोवेशंस हैं, जिस तरह से उसने अपने को ऑर्गेनाइज़ किया है, वो सच्चाई दुनिया अब देख रही है। हैरत की बात है कि बीजेपी को नहीं दिख रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था मोदी सरकार को? ये हैरत की बात है, क्योंकि कांग्रेस को और भारत को ये शुरू से मालूम था और दिखता था। मैं खुद जब ईरान गया उपराष्ट्रपति जी के साथ, या हमने जब हम लैटिन अमेरिका गए तो साइड लाइन पे ईरान के राष्ट्रपति के साथ हमारे उपराष्ट्रपति की बात हुई, मैं उसमें मौजूद था। दिखता था कि ये कंट्री पिछड़ा हुआ देश नहीं है। दिखता था कि ये लोग सुलझे हुए लोग हैं, ये लोग नॉलेजेबल लोग हैं, ये लोग ज़िम्मेदार लोग हैं। ये हमारी अपनी समझ थी, हमारा अपना एक्सपीरियंस था। उसको छोड़कर मोदी सरकार जो है झुकी, और उसका खामियाजा आज मोदी सरकार भुगत रही है, क्योंकि आज उसके पास कोई नहीं है। आज जो भारत की सेव होनी चाहिए थी, वो खत्म हुई है।